बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा की विज्ञान के चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो है चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, और जो इन दोनों टॉपिक्स पर अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं वो हम हल करेंगे। और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत मोटर। आइए अब शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। अब देखिए कि इस टॉपिक का अर्थ क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है। ये हम कोई चुंबकीय क्षेत्र ड्रा कर लेते हैं। इसमें अगर कोई हम धारावाही चालक रखते हैं, यानी एक ऐसा चालक रखते हैं जिसके अंदर से विद्युत धारा गुजर रही हो, तो उस चालक पर बल लगता है। तो यदि थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए ये एक यू आकार की एक चुंबक है जिसे हम असोनाल भी कह देते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये जो इस पे वाइट कलर का डॉट लगा हुआ है, ये इस चुंबक का नॉर्थ है, उत्तर ध्रुव है, और दूसरा जो है दक्षिण ध्रुव है। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कौन सी होती है? उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है। तो यहाँ पर जो है ये वाली जो डायरेक्शन होगी, इधर वाली, ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में हम देखिए कि इस रिफिल को मान लेते हैं कि ये एक ऐसा चालक है जिसमें से विद्युत धारा गुजर रही है। तो अगर हम इस चालक को इस चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। बल की दिशा मैं आपको बताऊंगा कौन सी दिशा में लगेगा, ठीक है। तो इसी चीज को हमने समझना है। तो पहले तो एक्सपेरिमेंटली हम ये दिखाएंगे कि इस पर बल लगता है, ठीक, और फिर इसकी दिशा पर विचार करेंगे। और इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम इसका दूसरा टॉपिक फ्लेमिंग वामहस्त नियम जो पढ़ेंगे, जिससे हम इस चालक पर बल की दिशा हम ज्ञात कर पाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि जब किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस चालक पर बल लगता है। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है, इसको मैं एक प्रयोग द्वारा आपको निदर्शित करके दिखाता हूँ। ओके, देखिए इस प्रयोग में आपने ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस सिर्फ 5 लाइनों में इस प्रयोग को खत्म कर देंगे। कि सबसे पहले तो हमने ये कहना है कि एक एल्यूमिनियम की छड़ ए बी ली, इसे 2 संयोजक तारों की सहायता से इसे अक्षैतिज दिशा में लटकाया। ओके, और इसको इस तरह से व्यवस्थित किया कि ये जो छड़ है इस असोनाल यानी यू शेप चुंबक है उसके दोनों ध्रुवों के बीच में आ जाए, ठीक। और क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कहाँ हो? नीचे से ऊपर की ओर हो, ठीक। अब देखिए कि ये छड़ कैसे जुड़ी हुई है। यहाँ से ये वाली तार इधर गई है और ये इस साइड बैटरी और की के साथ जुड़ी हुई है। ये तार इधर आ गया तो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो जैसे आप की ऑन करोगे, यहाँ से विद्युत धारा गुजरेगी और वो इस छड़ में से होती हुई इस तरह से पूरा अपना परिपथ कंप्लीट कर लेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि ए बी में से क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। धारा प्रवाहित करते ही हम देखते हैं कि ये छड़ जो है वो विस्थापित हो जाती है। ओके, एकदम से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। तो इसका विस्थापन का कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो धारावाहिक छड़ जो है उस पर ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बल आरोपित करता है, और उसी बल के कारण जो है ये छड़ जो है ये विक्षेपित हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। ओके, अब एक खास बात और है कि यदि हम अब देखिए एक चीज मैं इंपॉर्टेंट और इसमें बता रहा हूं कि जो ये मौजूदा स्थिति इस चित्र की है उसके अनुसार इसमें बल जो है वो कहाँ लगेगा? इधर अंदर की तरफ लगेगा, ठीक। लेकिन अगर ये कैसे लगेगा वो मैं बताऊंगा जस्ट अभी फ्लेमिंग वामहस्त नियम द्वारा।
तो इससे पहले जो एक बात और बता रहा हूँ समझिए कि यदि मैं इस बैटरी को उल्टा जोड़ दूं, यानी विद्युत धारा की दिशा बदल दूं मैं, तो ये बल इधर अंदर की बजाय बाहर की तरफ लगेगा, यानी बल की दिशा भी उल्ट हो जाएगी। ठीक, तो जो मैंने अभी तक आपको समझाया है उसको एक बार देख लीजिए कि जो प्रयोग है उसमें मैंने बताया कि एल्यूमिनियम की एक छड़ ए भी लेनी है, उसको दो संयोजक तारों द्वारा क्षैतिज दिशा में लटकाना है और असर नाल को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि छड़ जो है इसके ठीक बीचों बीच आ जाए, नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर रहे। अब ए बी में से विद्युत धारा हम गुजारेंगे, विद्युत धारा गुजारते हम देखते हैं कि छड़ विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि धारावाही चालक पर यह चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बल आरोपित कर रहा है। ठीक, और दिष्ट बल का मतलब होता है फिक्स बल लगाता है ये, और दिए गए चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा के लिए बल की मात्रा फिक्स होगी, इसलिए इसको दिष्ट बल कहा है। और अब कहता है कि यदि हम धारा की दिशा बदल दें, यानी धारा की दिशा उल्टी कर दें या रिवर्स कर दें, तो जो छड़ का विक्षेपण है या विस्थापन है वो भी उल्टा हो जाएगा। ठीक, और अगर छड़ का विक्षेपण उल्ट दिशा में हुआ तो इसका मतलब क्या है, बल की दिशा भी उल्ट हो गई है। ठीक, तो यहां से हम एक चीज और समझ पा रहे हैं कि इस प्रयोग से इस बात का भी पता चलता है कि क्षेत्र, विद्युत धारा और चालक की गति या चालक पर बल, दोनों में से कोई एक कह दो कि गति या बल, क्योंकि जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में गति होगी। तो इन तीन चीजों के बीच में, किस किस के बीच में, धारा, क्षेत्र और चालक की गति की दिशाओं के बीच में क्या है, कोई संबंध है। और उस संबंध को हम किससे समझेंगे, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। ठीक, अब देखिए फ्लेमिंग वामहस्त नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। वामहस्त का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। ठीक, तो देखिए इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ क्या है कि जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसमें देखिए कि इन दो उंगलियों का कोई काम नहीं है, सिर्फ इन तीनों का काम है, और तीनों को एक दूसरे से समकोण पर रखना है। ठीक, देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण है और अंगूठे की जो दिशा है और इस उंगली की दिशा, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, अंगूठा और इसके बीच में भी 90 डिग्री का कोण है। आप अपने हाथ पे करके ट्राई कर सकते हैं इसको। तो इन तीनों को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रखना है। अब देखिए कि अगर ये जो फर्स्ट फिंगर है ये किसकी दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, बीच वाली उंगली जो है ये विद्युत धारा की दिशा में हो, तो ये जो अंगूठा जो है ये बल की दिशा बताता है। एक बार फिर से, कई बार बच्चे भूल जाते हैं भी किस में क्या लिखें। देखिए ये फर्स्ट फिंगर है एफ, ये सेंट्रल फिंगर है सी। ओके, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फॉर फील्ड, फील्ड मीन क्षेत्र, फील्ड मीन क्षेत्र। ओके, और सी फॉर करंट, करंट मीन धारा, ये किसकी सीध में है, धारा। ओके, तो ये देखिए शक्तिशाली है, बल की दिशा में हो गई। ठीक, जिधर बल होगा उधर ही गति होगी। तो अब देखिए कि ये हमारे पास यू शेप चुंबक है, तो यहाँ से देखिए कि ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ है। तो जो क्षेत्र की दिशा है ये, ठीक, क्षेत्र की दिशा ये वाली है। और विद्युत धारा की दिशा में एक बार नीचे की तरफ लेके चलता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस रिफिल को आप कंडक्टर मानिए, चालक मानिए। ठीक,
तो इधर जो है विद्युत धारा जा रही नीचे की तरफ। तो देखिए इन दोनों के बीच में समकोण बन गया ना, आप यहाँ से देख पा रहे हो। ठीक, तो इधर तो आपने रखनी है पहली उंगली, नीचे की तरफ रखनी है सेंट्रल उंगली। ठीक, तो अंगूठा अपने आप बता देगा कि बल किस दिशा में लगेगा। तो देखिए ये पहली उंगली है क्षेत्र की दिशा में, करंट कहाँ था, नीचे की तरफ, तो बल कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। ओके, और अब देखिए कि अगर हम धारा की दिशा बदल देते हैं, धारा ले आते हैं ऊपर की तरफ, धारा कहाँ ले आते हैं, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ लेके आएंगे तो इस पे ऐसे लगाओ, ये देखिए क्षेत्र की दिशा में, ये उंगली जो है, ये वाली उंगली ऊपर की तरफ हमने विद्युत धारा की थी, तो अंगूठा देखिए कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग वाम हस्त नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं। जो फर्स्ट फिंगर है इसको तर्जनी बोलते हैं, जो बीच वाली उंगली उसको मध्यमा बोलते हैं। अंगूठा आपको पता ही है। तो बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो। तीनों के बीच में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना होना चाहिए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की ओर अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। ओके, इस नियम को याद रखना, एक बार फिर पढ़ाऊंगा मैं, आगे यूज होगा ये। अब इसके साथ इसका चित्र भी बनाना है। चित्र में जैसे इधर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और इससे 90 डिग्री कोण पर और एक 90 डिग्री कोण इधर ले लो। तो इधर मान लीजिए विद्युत धारा होगी, तो इधर क्या लग जाएगा, बल लग जाएगा। अब इसके साथ हाथ का जो चित्र बनाना है, तो पहले ये चित्र बना करके इधर अंगूठा बना दीजिए, और अंगूठे के साथ जो है इधर एक उंगली बना दीजिए। ओके, उंगली से थोड़ा सा एक इधर ले करके, और एक जो इधर उंगली बनानी है वो उसको ऐसे दिखा दीजिए। ठीक, इस उंगली के साथ साथ जो आपने ऐसे 2 कट लगा करके थोड़ा सा इसको यूं अंदर की तरफ ले जाएं, और इसको ऐसे, इनको फिर 2 उंगलियां बना दें। ठीक, और फिर ये देखो जी पूरा हाथ आपका बन गया है। अब आप इधर इसका जो नाम यहाँ लिखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, और ये बल या चालक की गति। ओके, इस तरह से आप एक इसका सिंपल सा चित्र ड्रा कर सकते हैं। अब आगे एक उदाहरण दिया हुआ है कि चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है। अब एक बात हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर ये है तो विद्युत धारा की दिशा इससे उल्टी मानी जाएगी, कि ये हमेशा ही विद्युत धारा की दिशा हमेशा ही इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा से उल्टी मानी जाती है। और अब इस पे लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए कि जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और बीच वाली उंगली आपने धारा की दिशा में करनी है, तो अंगूठा देखिए नीचे गया कागज के अंदर की तरफ, तो कागज के भीतर की तरफ है ये जाते हुए। आप इसको कॉपी पे ड्रा करके अपने हाथ से ट्राई करना इसको। इसी टॉपिक और एग्जाम्पल के आधार पर आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 259 पर, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इनका सॉल्यूशन जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें जो नोट्स हैं उनमें पूरा सॉल्यूशन है। आगे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है विद्युत मोटर। तो यहाँ पर 2 टॉपिक हैं, एक तो विद्युत मोटर और एक विद्युत डायनमो या विद्युत जनित्र। तो इन दोनों में से एक लगभग हर एक बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
तो आप इनको ध्यान से समझे कि पहले तो विद्युत मोटर होती क्या है वो आपने बताना है कि ये एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो विद्युत मोटर क्या होती है ये बताने के बाद आपने ये बताना है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत जो टॉपिक हमने अभी पीछे पढ़ा है वही इसका सिद्धांत है कि जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चालक पर क्या होता है, बल लगता है। यही क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत है। तो इसकी संरचना वगैरह समझाने से पहले जो दो बातें मैंने आपको बताई वो आपको लिखी हुई दिखा देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। और सिद्धांत, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें से धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली पर बल लगाता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा दी जाती है। अब विद्युत मोटर की जो संरचना है वो देखिए। तो देखिए, इसका सबसे पहला और मेन भाग जो है वो ये है कि क्षेत्र चुंबक। यहाँ पर देखिए NS जो आपको दिखाया हुआ है ये क्षेत्र चुंबक है जो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। क्या करती है? शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। और इसका दूसरा भाग जो है वो आर्मेचर, ये एक तार की कुंडली है ABCD जिसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। ये वास्तव में एक नरम लोहे के टुकड़े पर एक तांबे की रोधी तार का मतलब तांबे की तार के ऊपर एक रोधी पदार्थ जो है उसकी पॉलिश होती है, वो लपेट कर ये कुंडली बनाई जाती है। यहाँ चित्र में इसको बिल्कुल सिंपल सा ABCD एक आयताकार दिखाया गया है। वैसे तो आयताकार ही होती है लेकिन बनाई कैसे जाती है, इसके अंदर एक नरम लोहे की आयताकार टुकड़ा होता है, उसके ऊपर जो है तांबे की तार, रोधी तार लपेट करके ये कुंडली बनाई जाती है। तो दूसरा ये इसको बोलते हैं आर्मेचर। ओके, तीसरे नंबर पे आते हैं विभक्त वलय। यहाँ पर देखिए आधा वलय ये है और आधा वलय ये। वलय मतलब रिंग, तो इसको हमने P और Q नाम दिया हुआ है। ठीक, तो ये आर्मेचर के सिरे A और D के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो तीसरा इसका पार्ट हो गया विभक्त वलय। और चौथा पार्ट जो है विभक्त वलयों के साथ देखिए यहाँ पर ये दो छोटे छोटे ब्रश लगे हुए हैं, ब्रश X और Y। ये X और Y जो P और Q के साथ लगातार टच में रहते हैं। ओके, अब देखिए विद्युत मोटर की जो संरचना है उसमें जो 4 पॉइंट मैंने समझाए वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला, क्षेत्र चुंबक। विद्युत मोटर में शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दूसरा, आर्मेचर या कुंडली। मोटर की क्षमता के अनुसार नरम लोहे के टुकड़े पर रोधी पॉलिश वाली चालक तार, तांबे की तार कई बार लपेटकर आयताकार कुंडली ABCD बनाते हैं जिसे आर्मेचर कहते हैं। इसे चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच रखा जाता है। ओके, अगला है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक। तो मोटर की जो कुंडली का A और D हिस्सा जो है वो विभक्त वलयों P और Q के संपर्क में रहता है। और दिक् परिवर्तक यानी जो वलय जो है वो ब्रश X और Y के संपर्क में रहते हैं। ये 4 पॉइंट आप लोगों ने बताने हैं। अब अगला, इस मोटर की जो हमें कार्यविधि समझानी है कि ये कार्य कैसे करती है, इसको ध्यान से समझिए। अब इसकी कार्यविधि में देखिए, जैसे ही हम की ऑन करते हैं तो विद्युत धारा ऐसे बहेगी कि बैटरी से कहाँ गई, ब्रश में। ब्रश किसके संपर्क में है, वलय के संपर्क में। और वलय किसके संपर्क में, आर्मेचर के संपर्क में। तो इस तरह से विद्युत धारा जो है यहाँ से होती हुई वापस वलय से फिर ब्रश और ये देखिए इस तरह से पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है इसका। तो यहाँ AB जो भुजा है इसमें देखिए कि विद्युत धारा कहाँ है, ऊपर की ओर है। और CD में विद्युत धारा कहाँ है, नीचे की ओर है। तो पहले अगर मैं CD भुजा की बात करूं और यहाँ पर देखिए क्षेत्र की दिशा ये है। ओके,
तो यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दीजिए कि क्षेत्र की दिशा में पहली उंगली रखें, करंट की दिशा में दूसरी उंगली रखें, तो अंगूठा देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो कागज से ऊपर की तरफ लगेगा। तो इधर डायरेक्शन उल्टी है तो यहाँ बल नीचे की तरफ लगेगा। तो ये क्या है कि आर्मेचर जो है वो घूम जाएगा, क्योंकि एक मान ली किसी चीज पे एक तरफ से ऊपर की तरफ बल लगाए, दूसरी तरफ नीचे की तरफ बल लगाए तो चीज घूमेगी। अब घूमने के बाद क्या होगा कि सी डी जो वो ए बी वाली जगह आ जाएगी, ए बी जो है वो सी डी वाली जगह आ जाएगी। तो ऐसा करने पर घूम करके, क्योंकि बल्ले तो इसके साथ ही जुड़े हुए हैं, ये वाला बल्ले इधर आ जाएगा, ये वाला बल्ले इधर आ जाएगा। ठीक, तो अब दूसरी स्थिति में सी डी में जो विद्युत धारा ऊपर की तरफ और ए बी में नीचे की तरफ आ जाएगी, यानी स्थिति वही रहेगी, बस ए बी की जगह सी डी की जगह ए बी आ जाए। बाकी करंट जो है इस साइड जो आएगी उसमें ऊपर की तरफ ही रहेगा, इस साइड जो आएगी एस की तरफ जो आएगी उसमें करंट हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा। तो इस तरह से जो है लगातार मोटर घूमती रहेगी। ठीक, तो इस तरह से हम विद्युत धारा से किसी मोटर, यानी जैसे आर्मेचर घूम रहा है, इसके साथ कोई भी चीज अटैच करके हम विद्युत मोटर से यांत्रिक ऊर्जा ले सकते हैं। अब देखिए कि बैटरी से चलकर विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है। कुंडली में विद्युत धारा की दिशा भुजा AB में A से B की तरफ तथा CD में C से D की तरफ होगी। ठीक, जो कि परस्पर विरोधी है, यानी इसमें इधर है तो इसमें नीचे की तरफ है। अब चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग वामहात नियम से ज्ञात की जाती है। परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि ए बी पर बल ऊपर की तरफ है और ए बी पर आरोपित बल उसे अधोमुखी धकेलता है और सी डी पर आरोपित बल उसे ऊपरी मुखी धकेलता है। यानी ए बी पर अधोमुखी का मतलब नीचे की तरफ में, और सी डी पर ऊपरी मुखी यानी ऊपर की तरफ जिसकी दिशा हो। तो आधा घूमने पर ब्रश और विभक्त वाले दिशा परिवर्तक द्वारा धारा की दिशा पलट जाती है। यानी आधा घूमने पर जैसे मैंने भी आपको समझाया कि धारा की दिशा बदल जाएगी, परिणाम स्वरूप बलों की दिशा भी पलट जाती है, जिससे कुंडली का पार्श्व में जो साइड पहले ऊपर की तरफ धकेला गया था और नीचे की तरफ धकेल दिया जाएगा। यानी पहले सीडी ऊपर की तरफ थी, अब दिशा बदलने के बाद सीडी नीचे की तरफ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हर बार जो है घूमता रहेगा। ठीक, इस प्रकार कुंडली घूर्णन करती है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में मैं आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत जनित्र और घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।